हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइस, आज मैं इस सीरीज का सेकंड सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम पीवाईक्यू को डिकोड करते हुए चल रहे हैं। एंड आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, देख सकते हैं आप थंबनेल में, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट नंबर 2 से होने वाला है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, जितनी भी शिफ्ट हुई है प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स में, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो बार बार पूछा जा रहा है, और एक ऐसा टॉपिक जहां से आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का आने ही वाला है। तो 2 नंबर आपके यहाँ से श्योर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। इनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए, और ये आईएफआरएस क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आपको कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। वही रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जो भी डिफरेंट मल्टीपल कंपनीज हैं वो डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, उनकी हर कंपनी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। तो किस बेसिस पे उनको कंपेयर किया जाए, किस बेसिस पे कंपेयर किया जाए, उसके लिए एक आपको बेस चाहिए। तो वो बेस आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। सभी की सभी एंटिटीज हैं वो सेम रूल्स फॉलो करती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्रेडिबल बने, विश्वसनीय बने। एंड इसी के साथ साथ इकोनॉमिक डिसीजन हम उन पे बेस्ड ले सके, और अपनी एक्यूरेट और कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें डिराइव हो सके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो, उनकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी आपको पता लगे। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो मेंटेन किए जाते हैं, जो फॉलो किए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप मेंटेन करके चलते हो। चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब आए थे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल 1977 को एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप किया था, जिन्होंने अपनी कमेटी में यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें दिए थे एज अ रिजल्ट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एक ये गाइडलाइंस हैं जिनको हम गैप के नाम से जानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो इशू किए गए हैं अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा हमारी कंट्री में। क्लियर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है जो एक अकाउंटेंट पे लगाए जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अकाउंटेंट को फॉलो करने ही होंगे बाय कस्टम, लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। वो उसको अकाउंटेंट उसको फॉलो करेगा ही। ये चीज होती है आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, यहाँ पे 2 तरीके से होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर आप क्या है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो गवर्नमेंट आपके लिए रूल्स फ्रेम करती है, मतलब कि एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यहाँ पे कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एमसीए रूल्स इशू करती है कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। किससे कंसल्टेशन लेते हैं, नाकास से, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की अगर हम बात करें तो उनके लिए आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो दिए हैं। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं जो हमें आईसीआई ने दिए हैं, और वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल ओवर इंडिया फॉलो किए जाते हैं, ऑल ओवर नेशन फॉलो किए जाते हैं। एंड इसके बाद आपकी बारी आती है कि गैप क्या है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो एड्रेस करते हैं कि क्या आपकी कॉस्ट होगी जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या आपकी लागत हुई, कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ। मैचिंग प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, एंड डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। मतलब क्या है कि आपके जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं और करंट ईयर की इनकम है, उनको आप मैच करते हैं। जो इनकम और एक्सपेंसेस मैच करेंगे उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। डिस्क्लोजर में क्या चीज आती है कि आपके जितने भी खर्चे हुए हैं उन सभी को आपने डिस्क्लोज करना है, उन सभी को आपने दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे 4 बेसिक कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं जो गैप से एसोसिएटेड है। वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्रूडेंस। जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आपको कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं लगानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए, आपको निष्पक्ष होकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है। मटेरियलिटी का ध्यान रखना है कि जो मटेरियल चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनका इफेक्ट पड़ता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है। कोई इमटेरियल चीजें, कोई ऐसा कोई क्वाल बिटवीन एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें आपको नहीं रिकॉर्ड करनी है। देन इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अगर एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के लिए या इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए, तो आपको ओवर द इयर्स वही मेथड फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एंड प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि आप जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो आपके जो एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं उनको आप कंसीडर करिए, बट एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो इन 4 कंस्ट्रेंट को हमने ध्यान में रखना है जब आप अपनी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो। क्लियर। इसके बाद आपके पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमने पढ़ लिया। क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस क्या है।
अब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस क्या है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया था उसी के सुपरविजन में, जो आईसीआई ने बनाया था, तो उसी के सुपरविजन में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इशू किए हैं। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, यहाँ पे जैसे आईएफआरएस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं के ही पैरेलल में हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो नंबर्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3, उसी अकॉर्डिंग आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सेम नंबर है इनका, मतलब उनसे ये पैरेलल ड्रॉ करते हैं। फिर इसके बाद आता है बेनिफिट्स क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आपके पास थे तो क्यों आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया, क्या नीड थी? अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन अपनी चरम सीमा पे है, ठीक है, लिबरलाइजेशन का दौर है, तो आपको क्या चाहिए, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको मेंटेन करने हैं कि अगर आप इंडिया से कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दूसरा नेशन, कोई अब्रॉड में जो लोग हैं, ठीक है, फॉरेन नेशन है, वो इंडिया से कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी, जो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको वो भी फॉलो करने होंगे। देन इसका दूसरा बेनिफिट क्या आता है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। थर्ड आता है आप कंपेयर कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक आपकी एक सब्सिडरी फॉरेन कंट्री में है और एक होल्डिंग कंपनी आपकी इंडिया में है, तो किस तरीके से आप कंपेयर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी होगी अगर सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी होंगी। देन इसके बाद आता है एनहांस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब कुछ भी चीज आपको डिस्क्लोज करनी है, ऑडिटिंग में हम ये चीज देखते हैं कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर्ली आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है या नहीं, तो उन सभी के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास हैं। बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर होंगे और इंडिया के साथ आपका कोई रिलेशन होगा किसी कंट्री का, एंड इंडिया के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही होंगी अगर वो किसी और नेशन में भी ऑपरेट कर रही है, तो अपनी जो होल्डिंग कंपनी है, जो आपका जो हेड ऑफिस है, वहां पे आपकी जो कंपनी है उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनहांस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे हेल्प मिलती है। तो ये बेसिक थीम है आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस की। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मैच द कॉलम में बेसिकली ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जब भी आपको 3 से 4 डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ ले जाते हैं। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है इसमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, नंबर है, और किस चीज के लिए वो है, क्या सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या चीज है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। ये 4 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको दिए और आपको मैच करना है इनके टॉपिक से। तो देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से वीडियो पॉज करके बताएंगे एंड देन देखते हैं चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है आपका, वो किससे रिलेटेड है, आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएंगे, तो किस तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में डिफाइंड है। फिर उसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो रिलेटेड है आपका इनकम टैक्स से, कि इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ भी एंट्री करनी है तो वो आप कहाँ पे देखते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अकॉर्डिंग। देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है, वो किससे रिलेटेड है, आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। क्लियर, कि आपकी कोई भी, अब एक कंट्री है, ठीक है, दूसरी कंट्री है, और एक ही कंट्री में भी 2 कंपनी हो सकती है, तो जो रिलेटेड पार्टी है उससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स आपको करने चाहिए, जो चीजें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी चाहिए, दिखानी चाहिए, उन सभी से रिलेटेड आपको जो एंट्रीज करनी होंगी, जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए चीजें ध्यान रखनी होंगी, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में डिफाइंड है। फिर इसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, ये है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड। तो आपको अगर इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग करनी है तो किस तरीके से क्या प्रोविजन फॉलो करने होंगे, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में डिफाइंड है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब बाकी और क्वेश्चंस भी हैं डिफरेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 29, 37 और 110 दिया है। अब मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कि क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, एंड मैं आपके साथ कंप्लीट लिस्ट शेयर कर दूंगी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा उनको लर्न करना। आपको जस्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर याद करने हैं, एंड किस चीज के लिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको याद करना है। पेपर में आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि हमारे पास बेसिक्स ही आता है, ज्यादा डीपली हमसे नहीं पूछा जाता है। बट कुछ क्वेश्चन हैं जो ओवर द टाइम बन रहे हैं, उनको देखते हुए चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्टली एक क्वेश्चन देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है ये। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कि आपको किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है, उससे रिलेटेड है, तो एक का सेकंड हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपका रिलेटेड है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का बी का 4 हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आता है आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10,
जो किससे रिलेटेड है, जो रिलेटेड है कि फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी। पहले ये फिक्स्ड एसेट था इसका नाम, अब इसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रख दिया गया है। बट कभी कभी पेपर में फिक्स्ड एसेट भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एसेट्स का ही आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें चेंज आया था, और अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका नाम रख दिया गया था। पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर भी दूसरा हुआ करता था, अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 है। फिर इसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, जो लीजिंग एंड उसकी जो अकाउंटिंग होगी लीजिंग की उससे रिलेटेड है, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अब देखिए थोड़े से डीप क्वेश्चन कैसे बनने लगे हैं। अभी मैच द कॉलम में आपके पास आते हैं कि 3 से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे पूछे जाते हैं और उनका नाम आपको बताना होता है जस्ट। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी बन जाता है जो 2022 में देखने को मिला था और 2021 में देखने को मिला था, दोनों ईयर में ही। तो किस तरीके का क्वेश्चन वहां पे देखने को मिला था, आपसे एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो आपका, ठीक है, उसमें बताइए जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए है वो, ठीक है। तो ये बताइए कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जब आप कर रहे हो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, तो क्या क्या चीजें हैं जो इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट में, इन्वेंट्री की वैल्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फ्रेट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड होगा, कैरियज आउटवर्ड इंक्लूड होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट इंक्लूड होगा, या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये इंक्लूड होंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि आपकी जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस है और डेप्रिसिएशन है जो फैक्ट्री प्लांट का, वो इंक्लूड होता है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे आप वैल्यू पता करोगे, कैसे इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करेगा, अब इसको क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना है और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके इसको फर्दर आगे सेल आउट कर देना है। तो इसके लिए कॉस्ट क्या चीज होगी, जब कोई फ्रेट एंड इंश्योरेंस होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब आप मंगवाओगे अपनी फर्म में, ठीक है, अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्शन साइट पे, तो उसके लिए आप कुछ खर्चा करोगे या इंश्योरेंस करवाओगे अपनी कंपनी का या फिर अपनी मशीनरी का या फिर अपने गुड्स का। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, वो सारी चीजें किसमें इंक्लूड होंगी, वो आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगी, क्योंकि आप इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो चीजों को यूज कर रहे हो और उनका इंश्योरेंस या फ्रेट आप कर रहे हो, दे रहे हो। तो यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। देन इसके बाद सेकंड है कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड क्या है कि जब आप अपना सामान बेच रहे हो तो उसके लिए आप कुछ खर्चा करते हो। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कंपनी कैरियज आउटवर्ड पे करती है तो वो उसका जो बिल होता है, जो फ्रेट का खर्चा होगा, वो उसके बिल में लगा के देती है, ताकि जो आपका सेलर, जो बायर है आपका, वो उस बिल को क्या करता है, पे करता है। तो कैरियज आउटवर्ड आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा, ये पैसा आप अपने बायर से ले लेते हैं, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। देन इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट। तो जो प्लांट आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन करने में, इन्वेंट्री बनाने में, इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने में ही तो आप यूज कर रहे हो उस प्लांट का, तो उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में इंक्लूड होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये भी आपके ओवरहेड्स है, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में नहीं होंगे, ये आप P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे ये कैरी ऑन किए जाते हैं। क्लियर, उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में आपके पास फ्रेट एंड इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट आएगा इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने साथ अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके फेलो हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए, उनके साथ शेयर करते चलिए। क्लियर। अब देखिए कोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसका है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ये रिवाइज हुआ है। तो देखिए जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं, कुछ भी कमी लगती है आपको तो आप इनको कमियों को दूर करने के लिए उनको रिवाइज करते रहते हो, कुछ न्यू प्रोविजंस उन पे ऐड करते रहते हो। तो ऐसे ही 1/4/2001 को भी यहाँ पे रिवीजन हुई थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। तो इसमें क्या चीज निकल के आई थी, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना कि जो आपकी रिवीजन हुई थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस हैं जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, क्या उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी। क्या ऐसी एंटरप्राइजेस जिनकी डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी, मैंडेटरी है। सभी के सभी एंटरप्राइजेस हैं जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड हो रही है, क्या उनको अपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी, या सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि आपने मैंडेटरी किन एंटरप्राइजेस के लिए किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 कि जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस हैं जिनकी टर्नओवर एक साल में 50 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, उनको मैंडेटरी है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अपनी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट आपकी आई थी 1/4/2001 से जो एप्लीकेबल हुई है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आया है, इसमें क्या है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है, वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखने के लिए, ऐसे ही आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो जिसमें आप देखते हो कि आपके कितने टोटल सोर्सेज, कितना कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पे पैसा गया है, सिर्फ कैश नहीं, यहाँ पे आप फंड्स का फ्लो देखते हैं कि कितनी आपकी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन है वो चेंज हुई है और उसके अकॉर्डिंग आपके कितने रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं वो चेंज हुई है, इनकम स्टेटमेंट में आपका कितना चेंज आया है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। 4 स्टेटमेंट आपके पास है कि ये प्रिपेयर की जाती है टू नो द टोटल सोर्सेज एंड देयर यूजेज इन द ईयर, फिर ये प्रिपेयर की जाती है इसके लिए, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास डिविडेंड जो रिसीव होता है वो एक सोर्स ऑफ फंड है। देन इसके बाद आता है कि जो प्रिपरेशन है वो मर्जी है मैनेजमेंट की, वो प्रिपेयर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते फंड फ्लो स्टेटमेंट को। एंड फोर्थ वन इज ये यूजफुल है एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि इसमें से इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सी है, मतलब जो वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कि ये एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अब यूजफुल नहीं है। ऐसा क्यों? रिवीजन हुई थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ही। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जून 1981 में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को इशू किया था, जिसमें ये चीज दिखी गई थी कि आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट होती है ना, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन जो शो करती है, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, उसको रिवाइज किया गया था। उसको रिवाइज करके ये चीज लाई गई कि अब क्या है, अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या हुआ करेंगी, प्रेजेंटेशन होगी, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको नहीं बनाना है। तो रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग ये बहुत मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो सभी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको प्रिपेयर करनी होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड इसके बाद 2001 में ये चीज भी आई कि जिनकी टर्नओवर 50,000 करोड़ से ज्यादा होंगी उनको भी जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे और अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर बनाएंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट बनती है जैसे कि प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनके साथ साथ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी मैंडेटरी हो गया है। तो यहाँ पे ये चीज आई थी जब रिवाइज किया गया था इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को अब रेलिवेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 4 कि आपकी जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट अब वैलिड नहीं है या यूजफुल नहीं है। अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है जो बनानी पड़ती है। तो ये चीज यहाँ पे इसका पर्टिकुलर आंसर है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब 2023 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2 शिफ्ट हुई थी, दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से काफी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे पूछा गया है, आपको बताना है ऐसा कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट देखता है। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, जो ये चीज देखता है कि आपके यहाँ पे जो चेंज होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में, उसका इफेक्ट जब आप देखते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हो, तो एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं और 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स इनको ट्राई करेंगे और ये लर्न करेंगे एंड ये कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी रहे। पूरे के पूरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट वहां पे मैं शेयर कर दूंगी, तो आप उनको रिवाइज कर सकेंगे। डेली बेसिस पे आपको इनको रिवाइज करना होगा, तभी आप अच्छे से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का आना है, तो हमें ये 2 नंबर यहाँ से पक्के करने हैं, श्योरिटी से हमें लेने ही है 2 नंबर। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और लगता है कि ये कुछ फ्रूटफुल मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। एंड शेयर जरूर किया कीजिए ताकि सबका बेनिफिट हो एंड हम मिलके आपस में इकट्ठे ग्रो करें एंड अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है कि हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं कुछ अच्छा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सभी के साथ, और कमेंट्स करके जरूर बताया करिए कि कैसी आपको ये सीरीज लग रही है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको लगता है कि एक अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं आपसे फिर एक वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ और एक नई यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।